Hello everyone, welcome to my channel. This is Ria और this is the second part for measurement of national income. लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं और उसके 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इनकम मेथड। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनकम मेथड में हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं, मतलब इनकम को कंसिडरेशन में लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी हमारी इनकम्स होती हैं जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आती हैं, हम उनको सम अप कर देते हैं, उनका एडिशन कर देते हैं ताकि हमारे पास नेशनल इनकम आ सके। अब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, है ना। ये 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनसे हमें मिलती हैं, जिन्हें हम जो फैक्टर पेमेंट्स करते हैं वो होती है वेजेस, रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। तो हम इन चारों चीज़ों को ऐड करते हैं, हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है। सुनने में बहुत इजी लग रहा है ना, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेथड इजी है, ये पूरा चैप्टर ही एक्चुअली बहुत इजी है, बट इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सी, अब इनकम मेथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनकम मेथड के थ्रू ये हमारे पास है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो कि आपका वेजेस का पार्ट है, या आप कहें वेजेस इसका पार्ट है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसमें हम ऐड करते हैं रेंट एंड रॉयल्टी, उसमें ऐड करते हैं इंटरेस्ट, प्रॉफिट, नेक्स्ट इनकम। अभी इन पांचों चीजों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाती है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम दैट इज एनडीपी एट एफसी। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है हमारे पास। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अभी इन दोनों के बीच में सिर्फ डी और एन का फर्क है। अगर आपको डी से एन पर जाना है, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, तो आप क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। तो ये आपका प्रोसीजर होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का यूजिंग द इनकम मेथड। और ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, आपको इन्हें ऐड अप करना है और अपनी नेशनल इनकम निकाल लेनी है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है हमारे पास कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। हमारे फर्म्स में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब इसे 3 तरह से कॉम्पेंसेट कर देते हैं। सबसे पहले होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो कैश पे किया जाता है वो। सेकंड आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इन काइंड से क्या मतलब है? जैसे किसी को फ्री कार दी, या एजुकेशनल फैसिलिटीज़, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ये आपका आ जाता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड के अंदर। फिर थर्ड पार्ट है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नहीं है, एम्प्लॉयर्स है। जो एम्प्लॉयर होता है वो कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफर करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या है? जैसे आपकी पेंशन या ग्रेच्युटी फंड, प्रोविडेंट फंड, ये सब जो होती हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो कि आपका फ्यूचर सिक्योर करने में हेल्प करती हैं। आपके पेंशन के पैसे कटते हैं या फिर ग्रेच्युटी फंड आपको जो मिलता है, ये सब आपका आ जाता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर। तो ये है हमारे 3 कंपोनेंट्स कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ये तीनों चीज़ें अलग अलग दी हुई हों, तो आप क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड अप कर देंगे। इन तीनों को ऐड करके आपके पास आएगा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सेकेंड चीज़ है रेंट एंड रॉयल्टी।
हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, है ना। लैंड को जब हम रेंट पर देते हैं, उससे हमें रेंट रिसीव होता है, तो एक तो हम रेंट इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। दूसरी चीज आती है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है, जब सब सॉइल एसेट्स को, यानी कि जैसे अपनी सॉइल को, या कोई माइन है, कोल आयरन माइन या कोई नेचुरल गैस माइन है, आप उसको जब लीज पर दे देते हैं ना, सॉरी, LEASE, लीज पर दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं, ताकि लोग उसको, जैसे आपने अपनी लैंड जहाँ पर कोल माइन है उसको किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया ताकि वो वहां से खुदाई करके कोल निकाल सके, तो आपको उसकी जगह क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलती है। रेंट और रॉयल्टी दोनों ही आपको लैंड के लिए मिलता है, और इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा रेंट एंड रॉयल्टी, आपको उसे सिर्फ ऐड करना है। थर्ड कंपोनेंट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें किस पर मिलता है, ऑन लेंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्टिव यूनिट, यानी कि आप जब अपने कैपिटल कैपिटल लगाते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को कहीं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना, किसी कंपनी के डिबेंचर्स बॉन्ड्स खरीदना, तो उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। उस इंटरेस्ट को हम ऐड करते हैं अपनी इनकम में। फोर्थ आपका आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे मिलता है, ये एंटरप्रेन्योर को मिलता है अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए, बिजनेसमैन को मिलता है। और प्रॉफिट को तीन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। प्रॉफिट के तीन पर्पस होते हैं। सबसे पहला तो कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स लगता है कंपनीज के ऊपर। कॉर्पोरेट टैक्स को पे करना आपका प्रॉफिट में से पे किया जाता है उसे। सेकंड आता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स होते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, तो वो भी कहाँ से मिलता है, प्रॉफिट में से मिलता है। थर्ड आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, ये वो फंड होता है जो कि आप कंटिजेंसीज के लिए सेव करके रखते हो, यानी कि नहीं पता ना फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो ये एक तरह की सेविंग्स होती हैं जो कि आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, ताकि अगर कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आए तो आप उसको टैकल कर सको इन फंड्स को यूज करके। तो ये हो गया आपके प्रॉफिट की क्या क्या पर्पस होते हैं। अब ये हमने क्यों पढ़ा है यहाँ पे, ये इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपको डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं गिवन होगा, आपको गिवन होगा कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स, तो आप उन तीनों को प्लस करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में से ये जो थ्योरी मैं आपको समझा रही हूँ, ये सिर्फ आप एक दो बार रीड कर लें, इतना काफ़ी रहेगा, या समझ लीजिए उतना ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि थ्योरी नहीं आती है इस चैप्टर में से। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है, ये वो इनकम होती है जो कि ओन अकाउंट वर्कर्स से जनरेट होती है, जैसे कि जिनका खुद का बिजनेस होता है, फार्मर्स, बार्बर्स, रिटेल ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, इन सब की इनकम जो होती है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। तो हम इन 5 कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं जब, तब हमारे पास आता है NDP at FC, लेकिन हमें चाहिए NNP at FC, जिसके लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास NNP at FC आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सरप्लस। अब क्वेश्चन में ना कई बार आपको आता है ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन होता है, तो क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस, इट इज बेसिकली रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना कि आपका ऑपरेटिंग सरप्लस इतना था, और आपको कहीं नीचे दिया हुआ है रेंट इतना, रॉयल्टी इतना, इंटरेस्ट इतना, प्रॉफिट इतना, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को प्लस करना है। इन सबको अलग अलग से आपको प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस आपका रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट होता है। ये जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, मैं एक न्यूमेरिकल्स के लिए भी अलग से 2-3 वीडियोस बनाऊंगी, इस वीडियो के अंदर भी हम लास्ट में 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे एक्चुअल में कैलकुलेट की जाती है नेशनल इनकम, बट यहाँ पर थ्योरी पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है।
तो अभी हमारा थ्योरी का ये नेशनल इनकम मेथड से लास्ट टॉपिक है प्रिकॉशंस। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए। यहाँ दिया हुआ है क्या इंक्लूड नहीं करना और ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है क्या इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करते। ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जो कि आपको कोई प्रोडक्टिव सर्विस करके नहीं मिली। जैसे गवर्नमेंट अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है तो वो आपके लिए एक ट्रांसफ़र इनकम है। आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी लेकिन फिर भी आपको इनकम मिल रही है तो उसे हम ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। और ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। नेशनल इनकम में हम सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का या तो एक्सचेंज हो या फिर आपका कोई प्रोडक्टिव सर्विस आपने रेंडर की हो। प्रोडक्टिव चीज़ होगी ना जहाँ पर, वही इंक्लूड किया जाएगा। तो ट्रांसफ़र इनकम में कुछ प्रोडक्टिव नहीं है, ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं की जाती। सेकंड आपका आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। ये भी हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज जब गुड पहली बार मैन्युफैक्चर हुआ था ना, तभी उसको इंक्लूड कर लिया नेशनल इनकम में। अब दोबारा उसको सेकंड हैंड थर्ड हैंड को ऐसे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। ये तो हम वैल्यू एडेड में भी नहीं करते, ये हम वैल्यू एडेड मेथड में भी देख चुके हैं। थर्ड चीज़ जो है वो है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स को सेल करना, बॉन्ड्स को या डिबेंचर्स को सेल करना, इससे आपको जो इनकम आती है ना वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं है। देखिए, हम इनकम मेथड से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ एक चीज़ देखना चाहते हैं कि प्रोडक्टिव कुछ हुआ है या नहीं हुआ। अगर कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर नहीं हुई, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ, तो आप उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जैसे सेल कर दिया शेयर डिबेंचर, तो इसमें कुछ प्रोडक्टिव थोड़ी ना किया है, कोई गुड थोड़ी प्रोड्यूस किया है या कोई सर्विस नहीं रेंडर की, तो यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फोर्थ आता है विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स क्या होता है? जैसे लॉटरी लग जाना या हॉर्स रेस के थ्रू जो आपको पैसा मिलता है, ये सब कुछ नहीं इंक्लूड करते क्योंकि अगेन यहाँ पर कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती। फिफ्थ आपका है पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। पुरानी जो आपकी सेविंग्स रखी हुई है, आपने जो पैसा पहले से सेव करके रखा हुआ है, उसमें से उसको भी आप अपनी नेशनल इनकम में कंट्री की इंक्लूड नहीं करते क्योंकि अगेन गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ कुछ नहीं हुआ, प्रोडक्टिव कुछ नहीं हुआ। सिक्स आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, हमें मार्केट प्राइस पे नहीं चाहिए ना, हमें एनएनपी एट एफसी चाहिए, एनएनपी एट एमपी चाहिए होता तो हमें डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करते। इनडायरेक्ट टैक्सेस को किसी भी तरह के मेथड में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब एक चीज़ है जो हम इंक्लूड करते हैं, वो है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। अगर प्रोडक्शन यूनिट का जो ओनर है, यानी कि आपका जो एंटरप्रेन्योर है, बेसिकली जो फर्म ओनर है, वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, चाहे वो उसे ओन क्यों ना करता हो। फॉर एग्जांपल, वो अगर अपनी लैंड प्रोवाइड कर रहा है या वो खुद तो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज दे ही रहा है ना, तो ये सब इंक्लूड किया जाएगा, इसको एक्सक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में से। अब ये थी थ्योरी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। सो हियर इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर इनकम मेथड। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास पर्टिकुलर्स हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास अमाउंट गिवन है। क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, employers contribution to social security benefits, net exports, net indirect taxes, mixed income, net factor income to abroad, and consumption of fixed capital. Consumption of fixed capital is nothing but depreciation. तो हमें ये सब कुछ दिया हुआ है
और क्वेश्चन चाहता है कि हम कैलकुलेट करें NDP एट क्वेश्चन चाहता है कि हम कैलकुलेट करें GNP एट FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा इनकम मेथड के लिए, जो कि था कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, ये हमने जो फॉर्मूला पढ़ा अभी पीछे स्लाइड्स में, इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलता है, वी गेट NDP एट FC, यानी कि डोमेस्टिक इनकम मिलती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें मिलता है। बट अभी क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है GNP एट FC, तो वेरी इजीली हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बट उसके लिए हमें पहले NDP एट FC कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट्स कैलकुलेट NDP एट FC। अब हमारे पास कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पर गिवन है 1000, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1000। अब थर्ड पॉइंट में आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी गिवन है, और हमने पीछे पढ़ा था कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट होता है। अब इस क्वेश्चन में ये दोनों अलग अलग क्यों दिए हुए हैं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। अगर आपको कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन ना होता तो आप इसे यूज़ करते, बट क्योंकि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है तो सिर्फ हम वही लेंगे। नेक्स्ट आता है रेंट एंड रॉयल्टी। यहाँ कहीं रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट या प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस है, और हमने पढ़ा था कि ये तीनों चीज़ें अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं तो जो कहलाता है वो होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इनकी जगह हम लिख सकते हैं 500, और लास्ट में आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम गिवन है 600 रुपीज़, तो यहाँ से हमारी NDP एट FC आ जाती है 2100 की। अब NDP एट FC आ गई, बट हमें क्या चाहिए, वी नीड GNP एट FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब सबसे पहले N से G पर जाना है। अगर हमें नेट से ग्रॉस पर जाना है तो हम इसमें डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे 2100 में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विच इज़ 40। सेकेंड चीज़ जो है वो है कि हमें डोमेस्टिक से नेट पर जाना, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। हाँ, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA ऐड करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो बेसिकली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का नेगेटिव यहाँ गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, +-20, क्योंकि हमें फ्रॉम चाहिए था बट टू गिवन है तो माइनस कर देंगे उसको। अब यहाँ से क्या आएगा, 2100 + 40 - 20 which turns out to be 2120। ये आपका आ गया GNP एट FC। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नाउ दिस इज़ द सेकेंड न्यूमेरिकल फॉर इनकम मेथड। इधर अगेन हमारे पास पर्टिकुलर्स गिवन है और यहाँ हमारे पास अमाउंट गिवन है। पर्टिकुलर्स में क्या क्या है, प्रॉफिट्स, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विच इज़ डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, NFIA and NIT। NIT is नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें गिवन हैं जो कि आपका सॉल्यूशन निकालने में कोई हेल्प नहीं कर रही, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उन्हें, तो वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। आप कंफ्यूज होकर उनको कहीं इधर उधर डाल मत देना, वो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दी होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में भी फाइंड आउट करना है GNP
at FC। अब वही सारा प्रोसीजर है, हम पहले कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम जो हमारा फॉर्मूला है उन सबको एडअप करके कैलकुलेट करेंगे NDP at FC विच इज़ डोमेस्टिक इनकम। ये कैलकुलेट करके फिर हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। NDP at FC क्या क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट ऐड करेंगे 400, उसके बाद हम ऐड करेंगे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ विच इज़ 800, देन वी हैव रेंट 250, फिर है हमारे पास इंटरेस्ट 150। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास मिक्स्ड इनकम जो है वो गिवन नहीं है, तो ठीक है, जो गिवन नहीं है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसकी जगह 0 आ जाएगा। हाँ, बट फॉर्मूला आप पूरा लिखें और जो गिवन नहीं है उसकी जगह 0 ज़रूर शो करें। तो इन सब को ऐड करके हमारे पास आता है 1600 रुपीज़। NDP at FC है 1600 रुपीज़ का। अब हमें कैलकुलेट करना है GNP at FC। तो नेट से ग्रॉस पर जाना है। जब हमने नेट से ग्रॉस पर जाना होता है तब हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 1600 प्लस डेप्रिसिएशन कितनी है? 60। ठीक है। अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। डोमेस्टिक से जब नेशनल पर जाना होता है तब हम क्या ऐड करते हैं? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है -10। तो यहाँ पर आ जाएगा -10। उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1600 प्लस 50 विच इज़ 1650। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन, राइट। इजी क्वेश्चन ही आते हैं इसमें मोस्टली तो नहीं, पर कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको काफ़ी सारा डेटा गिवन होता है जिसमें आपको कहते हैं कि GNP निकालो या जो भी आपसे टर्म पूछी जाएगी वो टर्म कैलकुलेट करो यूजिंग बोथ इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो कुछ नहीं है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड सीखेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देन आई मेक 1 or 2 वीडियोज़ फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स करना। So this was all about income method. I hope this video was helpful. Thank you.